नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, भ्रष्टाचार एक ऐसी परंपरा बन गई है जिसको ख़त्म करना मुझे लगता है किसी भी सरकार के या किसी भी सिस्टम के बस की बात अभी तो नहीं है। आप ये देखिए कि कोई भी प्रदेश में शासन हो, देश में शासन हो, सब कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे। और बीजेपी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी तो कहती है कि भ्रष्टाचार पे हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। 10 साल मनोहर लाल जी जीरो टॉलरेंस करते रह गए और अब नायब सैनी जी जीरो टॉलरेंस पे आके खड़े हो गए हैं। अभी तहसीलदारों के तबादले हुए हैं और तहसीलदारों के तबादले में एक ऐसे तहसीलदार का भी तबादला तोसाम हुआ है जिसको 4 महीने से एंटी करप्शन ब्यूरो वाले ढूंढ रहे हैं, फरार चल रहा है, और ये उसको सस्पेंड करने की बजाय उसके तबादले कर रहे हैं। तो उसके बाद प्रदेश में ये चर्चाएं लोगों में छिड़ गई कि भाई एक तरफ तो आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, दूसरी तरफ आप ऐसे तहसीलदारों को सस्पेंड तक नहीं कर पा रहे हो, तो ये किस तरह का जीरो टॉलरेंस है? आप इस पर ज़रूर अपनी टिप्पणी करिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि सरकारी जो काम है, सरकारी जो अधिकारी हैं, वो अब मुफ्त में काम करने के लिए तैयार क्यों नहीं है, जबकि ये उनकी ड्यूटी है। इस बारे में आप ज़रूर कमेंट करना। और आपका कोई अनुभव रहा हो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, आपने अपने जीवन में कभी किसी को रिश्वत दे के काम करवाया हो, तो अपने अनुभव ज़रूर लिखना ताकि पता चले कि भ्रष्टाचार का स्तर कितना बढ़ गया है। डॉक्टर साहब जी, क्या जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे संभव है या सिर्फ ये किताबी बातें हैं, लफ्फाजी हैं, असल में धरातल पे ये संभव नहीं है? देखिए, किताबी भी हैं, लफाजी भी हैं और जीरो टॉलरेंस के दावे भी करने होंगे। आपको चुप रहना पड़ेंगे है राजनीति में, तो ये आपकी मजबूरी है। और मैं तो कब से देख रहा हूँ, 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ, और उससे पहले हमारी पहली जनरेशन ने भी देखा है। देश की आज़ादी के बाद से शुरू हो गई थी बात, भ्रष्टाचार मिटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ। किसी से नहीं मिटा, फैलता ही जा रहा है, ना मिटेगा। एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी से किसी ने पूछा था भ्रष्टाचार को लेके, तो उन्होंने एक बड़ा नेचुरल सा आंसर दिया। बोले कि ये बाई प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जब भी कोई विकासशील देश प्रगति की ओर बढ़ता है और उसका औद्योगिकीकरण होता है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें भ्रष्टाचार होता है। अच्छा, अब देखिए, एक प्रधानमंत्री अगर ये स्वीकार करती है कि भ्रष्टाचार एक कॉमन चीज़ है, वो कहती थी ये जैसे इंजन में लुब्रिकेंट काम करता है ना, उस तरीके से काम करता है भ्रष्टाचार। उसके बाद में राजीव गांधी ने लाल किले से कहा था कि मैं 1 रुपया दिल्ली से हम भेजते हैं तो वो जाते जाते 15 पैसे बेनिफिशियरी को मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर की स्वीकारोक्ति है कि 85 पैसे सिस्टम खा जाता है। तो इसमें कुछ छुपाने वाली बात तो है नहीं। भ्रष्टाचार था, है, रहेगा, ये कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, रहेगा। और TN शेषन जो हमारे चुनाव आयुक्त रहे हैं, बहुत लोकप्रिय थे, उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की थी कि इस भ्रष्टाचार ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमारी राष्ट्रीय एकता को बनाए हुए है। अच्छा जी। अब लोग ताज्जुब करेंगे, इससे नेशनल इंटीग्रेशन का क्या लेना देना। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि भारत के किसी कोने में चले जाओ, आप उड़ीसा चले जाओ, चाहे अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश चले जाओ या हरियाणा, पंजाब, सब जगह पटवारी, रेवेन्यू का अफसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कुछ ऐसी चीज़ें ये सब भ्रष्ट मिलेंगे। जो भी इस कुर्सी पे बैठा हुआ है वो करप्ट ही होगा अनिवार्य रूप से। तो ये चीज़ हमारे देश को जोड़ती है। अब उन्होंने कहा तो मजाक में था और एक उलाहना दिया था हमें कि हमें डूब मरना चाहिए, हमारे हालात हैं। तो हमारी राष्ट्रीय एकता इससे बढ़ रही है। सवाल ये है कि इसका अंत कैसे हो और क्यों नहीं हो पा रहा। इसकी सामाजिक स्वीकार्यता हो चुकी है, सोशल एक्सेप्टेंस हो चुकी है। मुझे अपने या अपने परिवार के लोगों के भ्रष्टाचार से कोई परेशानी नहीं। दूसरे के परिवार से है। हमारी सोच में कहीं ये पड़ गया है कि सरकार से जो हमें वेतन मिलता है वो पर्याप्त नहीं है और उससे ज़्यादा होना चाहिए। पिता जाता अपनी लड़की के लिए ऐसा लड़का ढूंढता है जिसकी ऊपर की आमदनी हो, इनकम टैक्स में लगा हुआ है, तो उसका रिश्ता मतलब है ना, अच्छा ये होगा। आप देख लो अपने व्यक्तिगत जीवन में।
हर आदमी की सोच ये है कि अगर वो मान लिया अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढने गया तो वो हिंदी के अध्यापक से या संस्कृत के से शादी करते हुए झिझकेगा। हाँ, उसके ऊपर का तो कुछ है, ट्यूशन तो है नहीं उसके। तो वहाँ भी एक डिमांड है कि अगर जो भावी दामाद है वो अकाउंट्स पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, जहाँ ट्यूशन का स्कोप है, एक एडिशनल इनकम आएगी। लेकिन वो भ्रष्टाचार नहीं है, वो आदमी मेहनत कर रहा है, ज्ञान के है ना। ये भ्रष्टाचार तब है जब सरकार ने ट्यूशन पे प्रतिबंध लगा रखा और तब वो करे। तो एक एडिशनल इनकम जो हमें चाहिए सारे समाज को, उससे कोई नहीं बचा हुआ। तो वो जो लोभ है, वो जो लालच है, आपको उस तरफ प्रवृत्त कर देगा। अब कई बार प्रदेशों में आप देखोगे सरकारों ने प्रतिबंध लगा रखा कि डॉक्टर निजी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, करते हैं जी, लेकिन करते हैं। तो डॉक्टर जैसे नोबल प्रोफेशन में भी भ्रष्टाचार है। और ऐसा तक देखा गया है कि सर्जरी करने से पहले जब तक डॉक्टर को पैसे नहीं मिल जाते, यही तो गढ़ है जी इस बात का, सब जगह एवरीवेयर और पूरे देश में है। सेशंस ठीक कहते थे कि मात्र एक ही चीज़ हमें भ्रष्टाचार है जो जोड़ती है। तो सब जगह है ये, डॉक्टर कहीं का भी हो सरकारी, वो करेगा इस काम को। तो सोशल एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हम इसको बुरा मानते हुए भी हमने अनिवार्य बुराई के रूप में स्वीकार किया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कानून कहता है कि देने वाला भी दोषी है और लेने वाला भी दोषी है। सरकार का क्या काम है? सरकार कहती है कि हमें बताओ, हम पकड़ लेंगे। और आप इस तरह के उदाहरण बहुत मिलते हैं, सरकार ने पकड़ लिया, डीसी का पीए पकड़ लिया, सरकार ने तहसीलदार पकड़ लिए। लेकिन ये साहस कौन जुटाए, वो प्रमाण कहाँ से लाए कि हम किसी के नाम की शिकायत कर दें? और आम आदमी उदासीन है, उसने क्या लेना देना, करते रहे यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस करप्शन को, जो सिस्टमेटिक करप्शन है हमारे तंत्र के हर अणु अणु में व्याप्त है, इसको एक तो सामाजिक स्वीकार्यता है ना चाहते हुए भी। दूसरी बात जो मैंने कही, मेरा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार नहीं है, दूसरे का है। पूरे देश में जी एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि किसी बाप ने अपने बेटे को भ्रष्टाचार करने पे घर से निकाल दिया, मतलब ही नहीं उठता। पूरे देश में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा किसी पत्नी ने अपने पति को भ्रष्टाचार करने पे घर से निकाल दिया। बिल्कुल। मतलब सबको, सबका भ्रष्टाचार अपने घर वालों का शिफ्ट है, सिर्फ दूसरे को छोड़ के। माल आना चाहिए, इसका कोई चीज। और दूसरा, हरियाणा में तो एक कहावत है जी कि अगर चलती में ना चलाई, हाँ, तो फिर क्या फायदा। तो फिर विरोध किस चीज का है? मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि मेरे पिताजी वो घटना सुनाते थे, एक ही गांव के दो बच्चे पुलिस में भर्ती हुए थे, रिटायरमेंट के टाइम पे एक के छप्पर भी नहीं उतरे, गरीबी यथावत बनी रही और एक ने बड़ा माल कमाया। समाज की रिएक्शन ये थी, जिसने नहीं कमाया था कि मूर्ख आदमी है, पुलिस जैसे विभाग में रहा, थानेदार रहा और पैसा नहीं कमा पाया। और एक को कहा कि देखो कितना हरामखोर है, इतना पैसे की ढेर लगा दी। यानी समाज की जो है रिएक्शन देखिए आप किस तरह की है। तो जब तक ये स्वीकार्यता वाला प्रश्न है ये नहीं हटेगा, तब तक ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी हर हालत में। दूसरे क्या होता है कि एक सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है, और अब ऊपर से नीचे आता है, अब ये शोध का विषय है, किसी ने इस पर कोई रिसर्च नीचे से ऊपर जाएगा कि ऊपर से नीचे कैसे जाएगा? जैसे न्यूटन देख रहा था कि सेब गिरा और वो नीचे क्यों गिरा। अब अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमें ये मानना चाहिए अनिवार्य रूप से कि ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं सब भ्रष्ट हैं। तो ये प्रणाली आई कहाँ से है सारी की सारी, है ना? तो अगर डिप्टी कमिश्नर करप्ट है तो नीचे वाले अधिकारी भी होंगे। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए, बंधक बना लिया सिस्टम को कि आप भ्रष्ट बिना हुए रह ही नहीं सकते, काम नहीं चल सकता। कोई भी, अगर ऐसा नहीं है कि ईमानदार लोग नहीं है, ईमानदार नहीं रहना चाहते, लेकिन वो तंत्र में इतना ज़्यादा मतलब उनका दबाव होता है कि वो नहीं हो सकते, या उनके लिए सीट आरक्षित है। जैसा IAS ऑफिसर हमारे खुड्डे लाइन लगाई जाती है। खुड्डे लाइन शब्द कहाँ से आया? जहाँ पैसे ना बढ़ रहे हैं खुड्डे लाइन। और डिप्टी कमिश्नर के यहाँ तो हर जगह ही मिलती है। अब RTO है या ये जो रजिस्ट्रेशन, कुछ कुर्सियाँ हैं, तो कुर्सियाँ ही भ्रष्ट हैं। कुर्सियाँ भी हैं, जिले भी हैं जी। हाँ, जिले भी। जैसे अगर आपको नारनौल मिल गया तो आप खुड्डे लाइन हो, बिल्कुल। अगर आपको गुड़गांव मिल गया तो आप मेन लाइन में हो। तो ये जो व्यक्ति का लोभ और लालच है ना, और ग्रीड इतनी ज़बरदस्त है, मैं बताता हूँ कि ऐसे बहुत उदाहरण हमें पता, हम साक्षी रहे उन चीज़ों के, कि जब मंत्रियों ने और विधायकों ने मुख्यमंत्री से अपने लिए सीटें ली हैं कि ये इतने मेरे RTO लगा दो जी, मेरा एक डिप्टी कमिश्नर वाला लगा दो, एक मेरा तहसीलदार लगा दो, कुछ मेरा काम चल जाएगा। अब ये चीज़ें थोड़ा सेंट्रलाइज होगी जी। जैसे DC कौन लगाएगा, SP कौन लगाएगा, वो कोई एक आदमी तय करता है। हाँ। उसमें ये जो लोकल वाले हैं इनका कोई रोल नहीं होता। ये कहते हैं कि DC SP के बारे में बात मत करियो, बाकी तुम कुछ लो। ये ना प्रोसेस है। देखिए, एक ज़माने में नेता खुद खाता था ट्रांसफ़र और नौकरी में पैसा,
आज नहीं खाता, अब नहीं खाता, उसके लेवल से ऊपर की चीज़ें हो गई हैं। तो जैसे मतलब समाज आगे बढ़ रहा है वैसे ही लेवल बढ़ता चला जा रहा है। अब 90 के दशक की जब आप राजनीति देखोगे, हरियाणा की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री भी 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार रुपये में काम हो जाता था सारा का सारा। तो एक किसी मुख्यमंत्री के, पूर्व मुख्यमंत्री के, बहुत पुरानी बात है, उसके समर्थक नेता मुझे बता रहे थे, बोले यार मुख्यमंत्री बनने का मजा तो अब है, हम तो गलत टाइम पे बन गए। हाँ, उस टाइम कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। बोले अब तो नए नए डायमेंशन खुल रहे हैं और इतना मोटा पैसा है, हजारों करोड़ में बात होती है। जब भी कोई नया मुख्यमंत्री बनता है जी, पिछला मुख्यमंत्री पछताता है कि यार पैसे तो ये कमा रहा है, मैं तो मतलब थोड़े में रह गया। हर मुख्यमंत्री मतलब एक नए भ्रष्टाचार के आयाम खोल देता है जी। उसके मुख्यमंत्री बनते उसकी पत्नी, उसके साले, पता नहीं कौन कौन सरकार में सक्रिय हो जाते हैं। इस तरह की ना हमारे जो विकास का मॉडल है वो रास्ते खुलवाता है। अब एक स्थिति आई कि आपको आपके प्लान बनने की शहरों का विकास करना है, नीति बन गई, और आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो आपको भूमि अधिग्रहण करना है, तो पर्यावरण वाला विभाग है, वहाँ से आपके एनओसी लेनी, जगह जगह से लेनी है, तो वो एक रास्ता नीति के तहत, पॉलिसी के तहत ही खुल जाता है कि लूप होल्स हैं उसमें। और छोटे छोटे निगम स्तर के, नगर पालिकाओं के स्तर के भ्रष्टाचार तो सबको पता है। विकसित देशों में आप एक चीज़ देखेंगे, वहाँ भी करप्शन बहुत है, लेकिन अपर लेवल पे है। वहाँ एक नागरिक को अपनी जो जरूरी सुविधाएं हैं उसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट, ये सब मिलता है जी। अगर भारत में तो आप ये मनरेगा कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनवाना, आप परिचय पत्र बनवाना, ये छोटी मोटी चीज़ें, इनके लिए पैसे देने पड़ते हैं। और अभी भारत को उस दौर में जाना बाकी है, भी हो सकता है 20-30 साल लग जाए, कि नागरिक की छोटी छोटी चीज़ें हैं उस तरफ को सरकारें काम कर रही हैं सुशासन के नाम पे, गुड गवर्नेंस के नाम पे, लेकिन कब मुक्ति होगी ये कहना संभव है। तो वहाँ जब इस मतलब आम लोगों के जीवन से ये वाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तब आप देखेंगे लोग बड़ी राहत की सांस महसूस करेंगे, और उस वक्त जो भी नेतृत्व होगा उसका श्रेय ले मरेगा सारा का सारा, जबकि सब होगा टेक्नोलॉजी से। जैसे डिजिटलाइजेशन हो गया, ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया, तो बहुत सारी चीज़ों पर अंकुश लगा है। उस इस तरह का नहीं है भ्रष्टाचार, पर वो कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ भ्रष्टाचार 10,000 में होता था काम जी, हाँ, अब वो 2 लाख में होता है। मतलब रेट बढ़ गए हैं। बिल्कुल बढ़ेंगे। देखिए महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तमाम चीज़ें देखनी होती हैं। अब जो बेचारा जिसकी 40,000 की सैलरी है और 1 लाख रुपए या नेताओं से पूछो, उनके अपने लॉजिक होते हैं। वो कहते हैं कि आप ये देखो कि चुनाव लड़ना कोई आसान काम है, लेकिन नेता भ्रष्टाचार को लेके केवल मंच पे चिंतित होता है, अपनी असल जिंदगी में नहीं होता। बोले वो ये मान 20-20 चुका करोड़ है कि भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा, उन सबको पता तो है। इसका बेहतर ये नहीं है सर कि इसको लीगलाइज कर दिया जाए, जैसे कई देशों में है, काम करवाना है तो लीगलाइज का प्रोसीजर यहाँ शुरू नहीं हो गया। जो तत्काल सेवा है वो भ्रष्टाचार ही तो है। हाँ। कि आपको लाइन में खड़ा नहीं होना, बहुत जल्दी आना, तो आप एक्स्ट्रा पैसे दे दें। तो इस दिशा में भी सरकार ने काम किया, और आगे शायद और विभागों में भी सारी चीज़ हो जाएंगी, आपको एक्स्ट्रा सुविधाएं लेनी है तो ये काम चल जाएगा। बिजली विभाग का जो है ये मीटर आने लगे, स्मार्ट मीटर। अब वो कह रहे हैं कि साहब टेलीफोन की, इसकी मोबाइल की तरह पहले से आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ों में सुधार आ जाएगा। लेकिन ये जो सुधार हो रहा है ना, ये कोई मानवीय स्वभाव से या प्रवृत्ति से उत्पन्न नहीं है, ये तो तकनीकी कारणों से है। अब इसका जो कंपनसेशन, इसको ये जो पैसा आ रहा था इस सिस्टम से, इसको पूरा करने के लिए बड़े लेवल पर चीज़ें होंगी। अब देखो, आज अनिल अंबानी को SBI ने फ्रॉड घोषित कर दिया, फ्रॉड है, तो हमारे उद्योगपति लाखों करोड़ का मतलब लेते हैं बैंक का, नहीं लौटा रहे, तो ये भी तो करप्शन एक तरह का है ना। दूसरे करप्शन का मतलब होता था, जो परिभाषा है उसमें ये भी चीज़ जुड़ी हुई है कि आप अपने पद का दुरुपयोग करना, आपको जो संविधान से नीत शक्ति आपके अंदर है उसका दुरुपयोग करना, वो भी तो भ्रष्टाचार है। केवल पैसे का एक्सचेंज मात्र भ्रष्टाचार नहीं है, कि जब आप बड़ी निर्दयता से जनता के कोष का आप पूरी बेशर्मी से उसको उड़ा रहे हैं, वो भी करप्शन है। मतलब चीफ मिनिस्टर्स की गाड़ियाँ रुकी नहीं रही, हज़ारों किलोमीटर चले जा रहे हैं, है ना। और पूरे सिस्टम में कहीं जो चाय पानी का इंतज़ाम करता है वो वहाँ से खा लेता है, कोई किसी चीज़ में खा लेता है, और मंत्री कोई चीज़ बची नहीं है ऊपर से नीचे तक। तो इसलिए ये जो जीरो टॉलरेंस वाली बात है, ये कहना मजबूरी है, लेकिन ये होगा नहीं संभव। सरकार अपनी उपलब्धि यही दिखाएगी, जी हमें बताया था और हमने पकड़ लिया। तो ये कॉस्मेटिक से चेंजेस हैं, आपको खबरें इस तरह की मिलती रहेंगी, वो पकड़ लिया भैया। पर ये बहुत थोड़ा प्रतिशत है जी। हाँ, अगर ओवरऑल अगर जिले में एक दिन की अगर बात करें तो एक दिन में करीबन
50-60 हज़ार लोग तो रिश्वत का आदान प्रदान करते ही होंगे, बिल्कुल करते हैं। तो उनमें से पकड़ा तो कोई एक भी नहीं जाता है। देखिए, सरकारी काम कराने के लिए जो भी व्यक्ति घर से निकलता है वो अपनी जेब में अतिरिक्त धन लेके चलता है। 200, 500, 1000, 2000, 5000 काम होना चाहिए, वो टाइम बचना चाहिए, वो दे देता है। 200-500 की तो कोई फिक्र ही नहीं कोई करता। समस्या नहीं। लोग इसीलिए तो इसको सुविधा शुल्क कहते हैं ना, कन्वीनियंस चार्जेज हैं। और उसमें कई बार कन्वीनियंस इतनी हो जाती है कि जो अधिकारी है वो आपको चाय भी पिलाता है। चाय पिलाता है। और मैं एक बार एस.के. मिश्रा जी का कहीं इंटरव्यू देख रहा था जी। एस.के. मिश्रा जी कह रहे थे कि जब हम सर्विस में थे तो जैसे हम ऑफिसर आपस में बैठते थे, गोल्फ वगैरह खेलते थे, तो ये चर्चाएं होती थी कि फलाना है ना माल बना रहा है, फलाना बेईमान हो चुका है। बोले अब बस ये फ़र्क आया है कि अब जब बैठते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं कि फलाना आदमी ईमानदार है। मतलब चेंज इतना आ गया कि ईमानदार की अब बात होती है और बेईमान तो हैं ही बस लोग। पहले ये कहने का आशय है ना कि पहले बेईमान होना अपवाद था, आज ईमानदार होना अपवाद है ना। तो ईमानदारी वो कहते हैं कि एक ऐसी रणनीति है जिसका होने से ज़्यादा दिखना जरूरी है। और एक बात और सर, आदमी ईमानदार है तब तक जब तक उसको मौका नहीं मिल रहा। कहते हैं कि मौका मिलते ही आदमी बेईमान हो जाता है। वही बात है बिल्कुल। मैं तो कई बार उदाहरण देता हूँ कि अगर हिंदी का अध्यापक ये कहता है कि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाता, तो पढ़ना कौन जाता है? हिंदी का ट्यूशन कौन पढ़ना जाएगा? बात तब महत्वपूर्ण है कि जब कोई मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का बहुत अच्छा टीचर है और वो कहे कि नहीं मैं फ्री पढ़ाऊंगा या मतलब मैं। और ये ट्यूशन वाला तो भ्रष्टाचार बहुत छोटा है सर। हाँ। बहुत छोटा। मतलब मैं तो चूँकि मैं सरकारी सिस्टम को ज़्यादा नज़दीक से देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद ही मतलब कोई आदमी मतलब बचता है इस चीज़ से ना। अब सरकारी नौकरी के प्रति जो आकर्षण है ना, आप देखिए, एक तो उसका फ़ायदा ये है कि वो आजीवन है, लंबे टाइम की है। फिर एक मुश्तरासी आपको किसी न किसी रूप में मिल जाती है। और जवाबदेही का अभाव है निजी क्षेत्र में। आप ये बताइए, भारत के निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? वहाँ अलग तरह का भ्रष्टाचार, उस पर तो कभी बात ही नहीं होती जी, है ना। मतलब जो निजी क्षेत्र है, हाँ, उसमें तो जैसे टेंडर हासिल करने के लिए एक दूसरी कंपनियों से लोबी, वहाँ तो सर मतलब लड़कियाँ तक सप्लाई होती है। वहाँ तो एक्सट्रीम लेवल का करप्शन है, लेकिन चूंकि वो सरकारी दायरे में नहीं आता। हाँ, तो कोई बात नहीं करता, विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा होता। और उसमें हमारे परिवारों के जो बच्चे निजी क्षेत्र में जाएंगे उनको कोई एडिशनल इनकम नहीं मिलती। हाँ, उसको जो सेट है ना वही ऊपर, अब वो आपस में मतलब मीटिंग हो रही है। वहाँ तो मतलब कॉर्पोरेट जो लाइफ है उसका करप्शन तो एक्सट्रीम लेवल का है जी। देखिए, जीरो टॉलरेंस अगर सरकार को लागू करनी है तो उसके तरीके हैं कि आपको कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। आयकर विभाग के दफ्तर जगह जगह बनने होंगे। आप मुझे ये बताइए, कभी सो मोटो स्वतः संज्ञान लेके कभी इनकम टैक्स वालों ने ये काम किया कि हम जिस शहर में रह रहे हैं, जहाँ कार्यरत हैं, हमारे क्षेत्र में कौन लोग ऐसे हैं जिनकी आय से अधिक जिन्होंने साधन जुटा रखे हैं? एक आध कोई केस जिस स्तर पे काम होता है वो बच जाता है जी, उन्हीं को आयकर वालों को पैसे दे के बच जाता है वो। तो वो तो है, प्रॉब्लम तो है सारी की सारी। लेकिन अगर आपने ख़त्म भी करना तो कुछ जो एक आप फार्मूला है गुड गवर्नेंस, सुशासन, वो इसीलिए आया ना, और तो कोई तरीका नहीं उसका। तो उसको आप ठीक से इस्तेमाल करो। लेकिन जो अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्ट है उसे ये पता है कि भैया इसमें से मेरा शेयर वहाँ भी जा रहा है ऊपर। छोड़ो, चीफ मिनिस्टर देते हैं यार, ऊपर बैठे केंद्र अपने पता नहीं कहाँ देते कोटे होते हैं जी, मंत्रियों के भी कोटे होते हैं। चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं 1000 करोड़ में, 1500 करोड़ में, 2000 करोड़ में, 300 करोड़ में, जो ऊपर बैठे ही लोग ले लेते हैं। मुख्यमंत्री के हिसाब से, औकात के हिसाब से ऑफर करते हैं। चुनाव आपके इतने महंगे हो गए कि आप मामूली चुनाव, आपके हरियाणा में ये लोकल बॉडीज के चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। कहाँ से आ रहा सब कुछ? लेकिन इस पर कोई नज़र नहीं रखता इन चीज़ों पर। और राजनीतिक क्लास ने ये मान लिया कि ये ऐसे ही रहेगा, इसलिए उन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अब तो इस देश में अगर आपने कुछ नया करना तो आउट ऑफ फ्रेम सोचना पड़ेगा। एक उसका वीडियो देख रहा था सर मैं, कोई यूट्यूबर हैं, वो चाइना का वीडियो दिखा रहा था जी, किसी शहर का वीडियो दिखा रहा था। बिल्कुल नीट एंड क्लीन सड़कें थी उनकी, फुहारे थे सड़कों पे, पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ता था, ट्रैफिक बहुत स्मूथ था, लोग साइकिलों पे आ जा रहे थे, बिल्डिंग्स इतनी बढ़िया थी। और मतलब उसका वीडियो देखते ऐसे लग रहा था जैसे किसी मतलब दुनिया के किसी अलग ही दुनिया में है। और वो बंदा खुद ही बोल रहा था कि बोले ये चीज़ हम चाइना से ये कहते हैं कि बॉयकॉट चाइना फलाना दिखड़ा,
ये साल में 2 बार लड़ियों के नाम पे हम चाइना का बाइकआउट करने लग जाते हैं। बोले ये चीज़ भारत का जो व्यवस्था है, भारत को जो लोग चलाते हैं, ये चाइना वाली ये चीज़ करने में तो बोला मुझे ऐसा लग रहा है 100 साल लग जाएंगे, और अगर 100 साल भारत में लग जाएंगे तो 100 साल बाद ये चाइना कहाँ पहुँच जाएगा। तो बोले हमारे तो मतलब इन चीज़ों पे अभी काम शुरू भी नहीं हुआ, सोच भी नहीं रहे लोग, जहाँ तक हमारे प्रतिद्वंदी देश पहुँच रहे हैं। तो बोले हम मुकाबले में क्या, मुकाबले में तो है नहीं। असल हमने ना हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों की बहुत दुहाई देते हैं दुनिया भर की। आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा, मुझे देश का नाम याद नहीं आ रहा, कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने एक जो निर्धारित संख्या थी गेस्ट को बुलाने की, उससे ज़्यादा बुला लिए थे। 2-4 लोग फालतू आ गए थे और उसको जवाब देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज में सर हमारे भारतीय बताते हैं कि मुझे 20 साल हो गए जिए रहते हुए, मैंने आज तक कोई नेता ही नहीं देखा उसका वोटर सायरन बजता हुआ और उसकी वजह से रोड ब्लॉक होते हुए। यहाँ वहाँ तक हम है ही नहीं जी, हमारे यहाँ है। यह ग्लैमर है। आप ये बताओ, पॉलिटिकल क्लास के ऐसे हरियाणा में बहुत उदाहरण है कि बाप की संपत्ति तो है 20 करोड़, बेटे की है 260 करोड़। मेरा बेटा बता रहा था सर, वो एक क्लास में जाता था क्रिएटिव, तो बोला पापा ये जो मैम है ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटिव है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले ये हर बच्चे से बातों बातों में ये पूछती हैं कि तुम्हारे पापा के पास कौन सी गाड़ी है। अच्छा। तो बोला जो ये कह देता है कि मेरे पापा के पास फॉर्च्यूनर है, तो बोले उसको ये अलग तरीके से ट्रीट करने लग जाती है। और कोई ये कह देता है कि मेरे पापा के पास तो बाइक है, तो बोली उसको ये अलग तरीके से ट्रीट करती है। तो मतलब ये एक सोच बन गई है जी, और बच्चा इस बात को नोट कर रहा है कि, और वो उसके दिमाग में ये चीज़ जा रही है कि फॉर्च्यूनर वाला जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अब बच्चों के बेसिक लेवल पे अगर ऐसी चीज़ें होने लगी सर, तो आने वाले टाइम में बच्चे के दिमाग में तो यही जाएगा ना कि पैसा कमाना है, जैसे भी तैसे भी कमाना है। देखो वो तो हम कई बार कह चुके कि जो बच्चे सीरियस हैं, जो करियर अपना देख रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कुछ बनना है, वो तो अंदर से उन्होंने तय कर लिया कि हमें यहाँ इस मुल्क में नहीं रहना, बाहर जा रहे हैं जी वो सारे। और जो बाकी लोग हैं तो उनके लिए यहाँ बहुत काम है। सरकार रोजगार बेशक ना हो, और बहुत काम है करने के लिए। और नहीं तो नारे लगाते रहो तुम। हाँ, दरी बिछाते रहो, नारे लगाते रहो नेताजी के, है ना। और अब IT सेल आ गया, एक नया विकास हुआ है ट्रोलिंग का, ये सब नई नई विधाएं आ रही है ना गाली गलौज करने की और निपटने की। तो इनको तो मानव संपदा की तो हमेशा बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब अभी देखो कि सर कॉलेजों में ग्रेजुएशन लेवल पे भीड़ रहती थी, अब लोग फॉर्म ही नहीं भर रहे बच्चे का। या तो बच्चे बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, या जो सीरियस है वो नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, और जो सीरियस नहीं है वो बेचारा कहीं छोटे मोटे काम कर रहा है या ऐसी पढ़ाई रील्स देख रहा है। मतलब कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो रही जी बच्चों के, वो घट गया रुझान। हमारी बातचीत से मुझे लगता है दर्शक हमारे, उनको निराशा ही हाथ लगेगी है ना। कई बार हमें भी दुख होता है कि इसमें एक पॉजिटिव बातें हम करें। उसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि हमारे बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। और किसी एक लड़के से मैंने पूछा कि बेटा तुम्हें जैसे 4 साल हो गए हैं बाहर आए हुए, तो तुम्हें क्या महसूस हुआ कनाडा में रहते हुए? बोला अंकल एक तो देखो यहाँ साफ हवा है। मेरे बोला जब भारत में था तो खांसी जुकाम बहुत होते थे, मेरे यहाँ आके बोला जुकाम भी नहीं हुआ कभी। दूसरा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जीवन की वो सारी यहाँ पे है। आप मैं बाहर निकलूँगा, मुझे अपने ऑफिस जाना है तो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तुरंत मिलेगा, मैं उसमें आराम से बैठ के चला जाऊँगा। अच्छे स्कूल हैं, सरकारी ही स्कूल हैं, बोला यहाँ पे प्राइवेट स्कूल नहीं है, या हैं तो उनमें हमारे पढ़ाने का कोई सोच भी नहीं सकता। वहाँ क्या धर्मेंद्र जी, जो टैक्स की वैल्यू है ना, जैसे वो टैक्स बहुत ज़्यादा है 42%। हाँ बोले, लेकिन वो हमें बुरा नहीं लगता पे वो इसलिए बुरा नहीं लगता कि अगर वहाँ आपको एक तो जैसे अमेरिका में है एजुकेशन का लेवल प्राइवेट का और पब्लिक स्कूल का जो बराबर का बिल्कुल बराबर है, और उसमें सारे बच्चे आपके +2 तक फ्री में पढ़ेंगे, तो बच्चों की शिक्षा से आप मुक्त हो गए। अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए तो वो एम्बुलेंस विदिन मिनट्स वहाँ उपलब्ध होगी। आपको सरकार से जो जो अपेक्षाएं हैं, तो आपको वो जो टैक्स आप दे रहे हो चुभता नहीं, चुभता नहीं। वो बोले टैक्स ज़्यादा है पर टैक्स दे के ऐसा लगता है यार सही दे रहे हैं। वो वैल्यू फॉर टैक्स होगी ना। और उसमें एक बड़ी बात है कि ऐसे ऐसे लोग मुझे बोले जी 20 साल से हमें पता ही नहीं बिजली कभी गई हो, बिजली नहीं जाती 1 मिनट के लिए। तो जब आपको जीवन के लिए ज़रूरी सुविधाएं मिल रही हैं और क्वालिटी की मिल रही हैं, तो आपको वो टैक्स चुभता नहीं। यहाँ GST के नाम पे मतलब गरीब आदमी से भी टैक्स लिया जाता है। आप जैसे 5 किलो टैक्स तो यहाँ हर कोई बहुत कुछ ले रहे हो, टैक्स दे रहा है जी, वो बहुत चीज, और सुबह से रात तक टैक्स दे रहा है। देखो ना पेट्रोल डीजल पे क्या स्थिति है।
तो ये भी तो करप्शन ही है सर। हाँ, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, ये भी इसलिए लोग भ्रष्टाचार बाहर जा है। रहे हैं। तो एक जो नई पीढ़ी है उसको एक उच्च गुणवत्ता वाला जीवन चाहिए, जो उनको लग रहा है यहाँ संभव नहीं है। और दुनिया चूंकि ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है, तो उनको ये राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम की चीज़ें अब आप ये देखिए कोई सर, भाती नहीं कहते हैं कि शिक्षा इंसान को बढ़ाती है। हाँ। चाइना सर, आज से 10 साल पहले चाइना का कहीं भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में कोई नाम नहीं था 10 में जी। आज चाइना की यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया में नंबर 1 अवार्ड को भी पीछे छोड़ दिया है जी। 10-11 साल से तो हमारे विश्व गुरु की भी सरकार है। बिल्कुल। कोई एक यूनिवर्सिटी आई है सर कहीं पे? उनका जोर अगर आप मानो तो संख्या पे है। वो कहते नहीं बड़े, हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी आ रही है, हर 2 महीने में एक आईआईटी आ रही है, हर 3 महीने में एक आईआईएम आ रहा है। अरे भाई, जो उपलब्ध हैं उनका तो गुणवत्ता कहाँ देख है लो, सर? क्वालिटी का लाइफ उनसे निकल क्या रहा है। आपके विश्वविद्यालय वैचारिक शमशान घाट का केंद्र बन चुके हैं, सड़े हुए हैं। वहाँ के फ्लावर्स पर मत जाइए कि मैंने यूनिवर्सिटी देखी, वहाँ बड़ी अच्छी बिल्डिंग है और चारों तरफ गुलाब बाटिका है, ये बस यही रह गया, अंदर कुछ नहीं है, जीरो है। वहाँ जो पढ़ाने वाले हैं वो भी सड़ चुके हैं दिमागी तौर से, और जो पढ़ने जा रहे हैं ना उनको अपना कोई भविष्य और नहीं जा रहा जो वीसी लग रहे हैं वो तो कमाल के ही हैं जी। भाई सब जगह भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक। अब कुछ लोग ये कहेंगे साहब आपको इसी सरकार का भ्रष्टाचार दिख रहा है। भैया, हमने प्रारंभ से कह दिया इंदिरा गांधी जी ये भ्रष्टाचार तब भी था जब 1937 में सरकारें बनी थी, और गांधी जी के पास कांग्रेस के लोग गए कि गांधी जी हमने क्या सपना देखा था, ये कैसी 47 में? हाँ, 37 में। अच्छा। 37 में जो सरकारें बनी थी, 39 में उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तीफा दे दिया था। तो 2-2.5 साल का जो अंतराल था, उसमें लोगों ने कहा कि जी ये जो नेता है राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हैं, जैसे ही सरकार में आए तो सारे करप्ट होकर पैसे ले रहे हैं। तब गांधी ने कहा था कि इस सरकार से तो बेहतर है मैं ऐसी को समुद्र में डुबो दूं। ये तब कहा था गांधी जी ने, देश की आज़ादी के बाद नहीं। तो सत्ता भ्रष्ट करती है और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, वो इस सिद्धांत में लागू होता है। भ्रष्टाचार के बारे में जितनी भी मान्यताएं विश्व में प्रसिद्ध हैं, वो सारे अपने देश में बिल्कुल खरी उतर। तो ये मान लें कि हम भारत में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। ईमानदारी बहुत दुर्लभ है, अपवाद है, बेईमानी सर्वव्यापक है। आज का स्टेटस हमारा और ये उसको है, कोई विश्व गुरु कम नहीं कर सकता। किसी के बस की बात नहीं है, चूंकि उसके लिए एक बहुत बड़ी शैक्षिक क्रांति की जरूरत है, वैचारिक क्रांति की। और हम ये प्रलाप बंद कर दें उस समय का, अतीत का, और अब जाइए हम अतीत पे बहुत रहते हैं जी। विदेश गए बच्चे साहब पूछिए कि क्या फ़र्क है, 5-7 चीज़ें वो बताता है जी। हॉर्न नहीं बजाते, पैदल चलने वाले को रास्ता देते हैं, बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं, यही है ना। हाँ। लाइनें नहीं तोड़ते, हवा साफ़ है। तो इन सब में बता दो सरकार की कितनी बड़ी भूमिका है। इसमें सारी भूमिका तो नागरिकों की है। आप कहीं भी थूकते हैं, कहीं भी पेशाब करते हैं, कहीं भी गंदगी फैलाते हैं। तो आप इसके अभ्यस्त हो चुके हैं। मैंने बताया नहीं था आपको, मैं अमेरिका गया था, मुझे गंदगी देखे बिना मैं परेशान हो गया। और कहीं किसी जगह मुझे वहाँ पे एक केन पड़ी हुई थी, थोड़ी सी गंदगी थी, मुझे वहाँ बड़ा अच्छा लगा कि कुछ तो अपनापन है, कहीं तो अपनापन लगा। तो कमियां नागरिकों के अंदर भी बहुत ज़्यादा हैं। पहले वो अपने आप को सुधारें, तभी वो अपने नेतृत्व को सुधारेंगे। बस ये ब्लेम गेम है नौकरशाही को। वो जो चला रहे हैं देश, वो कहते हैं लोग अपने को सुधारें। हाँ। लोग कहते हैं वो उनको सुधारें। सुधरता कोई नहीं है जी। सुधरता कोई नहीं। वो पंचायत वाली बात है, पतराला यहीं रहेगा, पतराला यहीं गिरेगा। दोस्तों, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस पे बात चली थी और पता नहीं काम बात और बहुत गंभीर बात का हमने हंसते हुए समापन किया, इसका हमें अफसोस है। लेकिन आप जरूर एक थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी आपका कोई तजुर्बा रहा हो किसी को पैसे दे के काम कराने का, तो ज़रूर आप लिख के भेजना। पता लगेगा कि किस किस स्तर पे भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता है या नहीं, आप इस पर भी अपनी टिप्पणी करके बता सकते हैं। खुश रहना दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। देश ऐसे ही चल रहा है, पहले भी ऐसे चलता था, आगे भी ऐसे चलेगा। आपके कुड़ने से, मेरे कुड़ने से देश कुछ रुकने वाला नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे में हमें खुश रहना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए खुश रहा करो। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।